जय हिंद दोस्तों, आपकी वह क्लास जहाँ डर भी डर कर भाग जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2014 का हम लोगों ने पेपर कंप्लीट कर लिया, 2015 का सीसेट कंप्लीट करना है। सबसे महत्वपूर्ण है कंसिस्टेंसी, इसीलिए 30 मिनट रोज। आपको पता भी नहीं चलेगा 30 मिनट कब निकल जाते हैं और धीरे-धीरे आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपका जीएस 2 पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है तो ये छोटी बात नहीं है। आपका समर्थन मिलेगा तो मैथ भी शुरू होगा, ठीक है? सबका समय होता है। मैथ, रीजनिंग ये दोनों अगर मैंने बोल दिया कि आपका जीएस 2 यानी कि सीसेट मैं कंप्लीट कराऊंगा तो कंप्लीट कराऊंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। आप हिंदी माध्यम से जीएस 2 में अगर रोज 30 मिनट देते रहे दिसंबर जनवरी तक, उसके बाद हम 2 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे। जीएस 2 आपका कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बस आप बात मानते रहिए। कोई एक पैसे का मैं आपको कहूंगा नहीं कि एक पैसे का ये कोर्स ले लो, मेरा ये कोर्स ले लो। अभी तक पीसीएस का भी महत्वपूर्ण समय देना पड़ता था क्योंकि 12 अक्टूबर को उसका एग्जाम था। अब उसका एग्जाम कंप्लीट हो गया है। अब मैं पूरी तरीके से यूपीएससी के लिए लग जाऊंगा और लग गया हूँ। 3 क्लासेज आपकी ऑलरेडी चल रही हूँ सुबह 10 बजे। जो आपकी क्या बोलते हैं, तो वो नाम नहीं आता है, एनसीईआरटी। उसमें मैंने 6, 7, 10 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। 12th की हिस्ट्री चल रही है। उसके बाद वह चैप्टर जो आपको बहुत टफ लगते हैं और एग्जाम में आते हैं, क्या नाम है उसका? उसका नाम है आर्ट एंड कल्चर, हिंदी माध्यम। पूरा आर्ट एंड कल्चर यहीं पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी वहीं से आएंगे, भगवान ने चाहा तो। एनसीईआरटी ही है, ठीक है। और आपका शाम को 10 बजे और रात को 10 बजे और रात को 8 बजे ये दोनों क्लासेस तो चल ही रही हैं। बीच में कई चीजें आने वाली हैं और बाकी आप जो महत्वपूर्ण समझ रहे हैं उसको कमेंट करिए कि सर मुझे ये चाहिए, वो भी आप तक प्रोवाइड कराया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचा सकूं चीजें, उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए अगर आप रैंक लगाएंगे तो हिंदी माध्यम के सभी बच्चों के लिए आप एक मिसाल साबित करेंगे। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं आज के पेपर की तरफ। 2014 का हम लोगों ने पेपर पूरा देख लिया। आप जाइए और जरा देख कर आइए कि सच में क्या कठिन है या हम लोग कठिन बना देते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग कठिन बना देते हैं क्योंकि जितना जीएस 1 में हम टाइम देते हैं उतना जीएस 2 को नहीं देते ना। दो पेपर है ना प्रीलिम्स में, एक जीएस 1 एक सीसेट है जिसको जीएस 2 बोलते हैं। क्या आप जितना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सब सीसेट की तैयारी उतना करते हैं क्या? नहीं करते ना। आप जितना हिस्ट्री पढ़ते हैं उतना ही सीसेट नहीं पढ़ते हैं। जबकि यहाँ तो पूरा जीएस 1 अलग है, जीएस 2 अलग है। तो आपकी भी तो गलती है ना भाई, कि आप सोकर तब उठते हो जब देर हो चुकी होती है। दो पेपर हैं, अगर आप एक पेपर को 6 घंटे पढ़ रहे हो तो दूसरे को कम से कम 30 मिनट तो पढ़ो डेली, ठीक है? बहुत हो गया ज्ञान। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित 6 परिच्छेदों को पढ़िए और उनके नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। पहला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें ज्ञान बताया था, उसको देखेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। परिच्छेद 1, मानव इतिहास ऐसे दावों और सिद्धांतों से भरा पड़ा है जो शासन करने का अधिकार केवल चुनिंदा नागरिकों तक सीमित करते हैं। यानी इतिहास की बात हो रही है। अधिकांश लोगों को इसमें शामिल न करना इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया है कि मानव को समाज की भलाई और राजनीतिक प्रक्रिया की व्यवहार्यता के लिए न्याय संगत रूप से पृथककृत किया जा सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी कहानी। छोटा सा पैराग्राफ है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन छोटा है इसीलिए इस पे एक क्वेश्चन होगा। बड़ा होता है पैराग्राफ तो 2 होते हैं, ज्यादा बड़ा पैराग्राफ होता है तो 3 प्रश्न उस पे होते हैं, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद में युक्त युक्ति आर्गुमेंट के एक अंश के रूप में न्यूनतम आवश्यक है? फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद में युक्ति के एक अंश के रूप में न्यूनतम आवश्यक है? कहानी समझो, न्यूनतम आवश्यक है। टफ यही बनाता है, इसीलिए मैंने ये सारे शब्द पहले ही वीडियो में बता दिए थे जिससे आपको समस्या ना हो। न्यूनतम आवश्यक कौन सा है, क्योंकि 4 दिए गए हैं। अब उसमें आवश्यक तो सभी हैं। कई बार पूछेगा अधिकतम आवश्यक क्या है, तो कई बार पूछेगा न्यूनतम आवश्यक क्या है। तो न्यूनतम आवश्यक कौन सा होना चाहिए? पढ़िए इसका आंसर, सॉरी ऑप्शन। मानव उसे प्रभावित करने वाली बाह्य वस्तुओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। बाह्य वस्तुओं पर समाज में अधिमानव यानी सुपर ह्यूमन और अवमानव सब ह्यूमन होते हैं। समाज में अधिमानव और अवमानव होते हैं। सर्वजनीन नागरिक भागीदारी में अपवाद पूरे तंत्र की क्षमता के लिए सहायक है। सर्वजनीन नागरिक
भागीदारी में अपवाद पूरे तंत्र की क्षमता के लिए आवश्यक है। शासन करने में यह मान्यता निहित है कि अलग-अलग व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानताएं होती हैं। अलग-अलग व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानताएं होती हैं। कौन सा इसमें होगा? मानव इतिहास ऐसे दावों और सिद्धांतों से भरा पड़ा है जो शासन करने का अधिकार केवल कुछ चुनिंदा नागरिकों तक सीमित करते हैं। अधिकांश लोगों को इसमें शामिल न करना इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया है कि मानव को समाज की भलाई और राजनीतिक प्रक्रिया की व्यवहार्यता के लिए न्याय संगत रूप से पृथक्कर किया जा सकता है। आर्गुमेंट के एक अंश के रूप में न्यूनतम आवश्यक है। ये जो ऊपर लिखा है, इसके जो आर्गुमेंट अगर देना हो तो इसमें कब सबसे कम कौन सा आवश्यक है? तो देखो बी वाला पहले देखते हैं। समाज में सुपर ह्यूमन और सुपर सब ह्यूमन होते हैं। तो ऐसा यहाँ पे लिखा भी गया है कहीं ना कहीं कि न्यायसंगत रूप से पृथक्कृत किया जा सकता है। यहाँ पर भी अधिकार केवल कुछ चुनिंदा नागरिकों तक ही सीमित है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग हैं। आप देखो ना, पहले कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार होता था, कुछ लोगों को नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था एक वर्ग जो है वो बहुत समृद्ध है। चाहे आप महिलाओं पुरुषों की बात कर लो या पहले अमीर गरीब जो भारत में भी या अमेरिका में पहले उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया जो इतना पैसा पैदा करते हो, इतने रुपए का टैक्स देते हो। ये तो कहीं ना कहीं ये दो भागों में एक अधिमानो एक अवमानो या सुपर ह्यूमन एक सब ह्यूमन ऐसी बातें होती थी। तो ऐसा लगता है ये तो आवश्यक आर्गुमेंट करता है। दूसरा है सर्वजनीन नागरिक भागीदारी में अपवाद पूरे तंत्र की क्षमता के लिए सहायक है। तो यह भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अंतिम है शासन करने में यह मान्यता निहित है अलग अलग व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानताएं होती हैं। तो ये तो लिखा ही है यहाँ पर। देखो पृथक्कृत किया जा सकता है मानव को। पृथक्कृत क्यों किया जा सकता है? क्योंकि उनकी क्षमताओं में असमानताएं हैं, इसीलिए तो पृथक्कृत किया जा सकता है। क्योंकि विषमता का उल्लेख तो किया ही गया है। तो जो न्यूनतम है वो यही है, क्योंकि बाह्य वस्तुओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। क्योंकि यहाँ पर बाह्य वस्तुओं से लेकर कोई बात नहीं कही गई, यहाँ शासन की बात कही गई है, मनुष्य की बात कही गई है कि सब ह्यूमन दो टाइप के हैं, इसीलिए एक टाइप नागरिकों तक सीमित है, चुनिंदा नागरिक यानी चुनिंदा नागरिक की बात कर रहा है। इसका मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बाकी ये जो बाह्य वस्तुओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है ये कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। मैं ये आपको स्वीकार करता हूँ, आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन आप खुद बताओ 27 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें अगर 2 क्वेश्चन टफ भी आ गए तो वह सही है, या जो आप मैथ में 40 में से 20 टफ आते हैं वो सही है, या आप जीएस 1 जब हिस्ट्री जियोग्राफी करते हो तो उसमें 20 में से 15 टफ आ जाते हैं किसी किसी बार, तो वह सही है। तो 200 क्यों याद आ रहा है पता नहीं क्यों, 200 नंबर का पेपर होता है ना इसलिए याद आ रहा है। तो 27 क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन कठिन भी आए तो परेशान नहीं होना। आप देखो जो ये पेपर जिसके पास पहली बार में आया होगा उसका तो पहले ही परिचय दिए है, उसका तो पसीना निकल गया होगा कि भाई ये तो कठिन आ गया। लेकिन आगे के हो सकता है सरल हो, तो घबराना नहीं है। पहला क्वेश्चन टफ आ गया तो टफ अगर होगा तो एक ही दो होंगे, और एक दो तो हमेशा होते हैं टफ। क्या समझे? तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर टफ है तो घबराना नहीं है। तो यहाँ सब कुछ चीजें सीख कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा पढ़ते हैं, गहरी सांस फिर से। वर्ष 2050 तक पृथ्वी पर जनसंख्या संभावित रूप से 7 अरब से बढ़कर 9 अरब हो चुकी होगी। जनसंख्या की बात कर रहा है, ठीक है। उन सबका पेट भरने के लिए उपभोग के बदलते हुए प्रतिरूपों, जलवायु परिवर्तन, कृषि योग्य भूमि तथा पेय जल की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य उत्पादन दोगुना करना ही पड़ेगा। ही लिखा है, नहीं लिखा है, खाद्य उत्पादन दोगुना करना पड़ेगा। मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि आप पढ़ते समय क्या गलतियां करते हैं। हम इसे किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? क्वेश्चन पूछा। विशेषज्ञ कहते हैं कि अपेक्षाकृत अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में तथा कृषि के अपेक्षाकृत अधिक कुशल तरीके निर्णायक होंगे। तो किसकी बात कर रहा है? एक तो ऐसी किस्में लाओ जो अधिक उपज वाली हो, दूसरा कृषि के अपेक्षाकृत अधिक कुशल तरीके, ये दोनों निर्णायक होंगे, दो की बात कर रहा है। इसी प्रकार संसाधनों को कम से कम व्यर्थ जाने देने का भी निर्णय होगा, यानी संसाधन को कम से कम व्यर्थ करो, ये भी बात बताई जा रही है। विशेषज्ञों का आग्रह है कि नगरों की अपशिष्ट जल धाराओं से पोषक तत्वों और जल को पुनः प्राप्त किया जाए, यानी
वहां से भी चीजें रिसाइकिल की जाएं एवं कृषि भूमि को संरक्षण किया जाए। भूमि का संरक्षण भी कह रहा है। वे कहते हैं कि निर्धन राष्ट्र अपने फसल भंडारण एवं पैकेजिंग में सुधार कर सकते हैं, इसकी भी बात कर दी उसने। और समृद्ध राष्ट्र मांस जैसे संसाधन सघन खाद्यों में कटौती कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ बातें समृद्ध राष्ट्रों के लिए कहीं, कुछ निर्धन राष्ट्रों के लिए कहीं। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद का सर्वोत्तम सारांश रूप प्रस्तुत करता है। तो सही चारों हो सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम कौन सा है ये बताना है आपको। पढ़िए और इसको बताने का प्रयास कीजिए। विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या इस पूरी कहानी के लिखने का उसका मतलब है भैया जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, ये कहने का मतलब है। ये तो अगर आपने स्टार्टिंग में इसको पढ़ा होता, कुछ भी नहीं पढ़ा होता यूपीएससी के बारे में, तब भी आप इसको कट कर देते कि साहब ये तो नहीं कहा है उसने, ये तो स्टार्टिंग में बस कहकर कुछ और समझाना चाह रहा है। दूसरा, खाद्य सुरक्षा केवल विकासशील देशों में ही एक चिरस्थायी समस्या है। केवल, पहली बात तो ये केवल से गलत हो जाते हैं 90%। दूसरा, अगर ये विकासशील देशों में है तो यहाँ पर समृद्ध राष्ट्रों की बात उसने क्यों की? समृद्ध राष्ट्र भी भाई मांस में कटौती करें, तो ये भी गलत हो गया। वो पहला कठिन था, कुछ लोग उसको देखकर निकल गए होंगे कि भाई कठिन है, ये तो कुछ ऐसे ही बता रहा है। लेकिन आप सही चीज को समझिए। 2 ही क्वेश्चन कठिन आ सकते हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन सही आएंगे। यही वाला देख लो, और 2014 का कराया हुआ देख लो जाके। खाद्य के सन्निकट अभाव को पूरा करने के लिए विश्व के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। उसने क्या कहीं बताया था संसाधन नहीं है? संसाधन की बात कही थी, लेकिन संसाधन नहीं है ये बात नहीं कही थी। क्या कहा था? इसी प्रकार संसाधनों को कम से कम व्यर्थ जाने का भी निर्णय लेना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि संसाधन की कमी है, तो ये भी गलत हो सकता है। लेकिन हम पढ़ेंगे चारों, ये नहीं कि 3 गलत है तो सिर्फ चौथा सही है, क्योंकि उसने क्या बोला? सर्वोत्तम रूप से सही चारों हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, लेकिन ज्यादा सही क्या है? खाद्य सुरक्षा एक लगातार बढ़ती हुई सामूहिक चुनौती है। तो यही बात वो बताना चाह रहा है, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर बता रहा हो, या तो यहाँ पर बता रहा हो। वो पूरी बात खाद्य सुरक्षा को लेकर ही कर रहा है। लास्ट में भी वही बता रहा है, भंडारण करो, पैकेजिंग करो, मांस की कटौती करो। तो बात सर्वोत्तम रूप से यही कहना चाहता है कि खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण चीज है। और मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप पढ़ें तो उसका क्रक्स अगर निकाल सकते हैं तो निकाल लें कि वह कहना क्या चाहता है, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन जिसने पढ़ा था आज वाला ही, और ये दूसरा पढ़ा, पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? इन दोनों में आप बताओ। अब जो पहला पढ़ के आधा वही चरणों में लेट गया प्रश्न के कि भाई हमसे ना हो पाएगा, तो दूसरे में कितना आसान हो गया। तो कई बार पहला क्वेश्चन कठिन होता है, तो आप घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए परिच्छेद 3 पे आते हैं। भारत में अनेक लोगों का यह विचार है कि यदि हम शस्त्र निर्माण पर अपने रक्षा व्यय को कम कर दें तो हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति का वातावरण बना सकते हैं। कुछ लोगों का या अनेक लोगों का यह विचार है भारत में। तो आपको लगेगा कैसी पागलों की बात कर रहे हैं कि हम अगर शस्त्र निर्माण नहीं करेंगे तब तो ये लोग अंदर घुस आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, विचार सबके अपने होते हैं, हमें उस परिच्छेद के हिसाब से ही चलना है। तो कुछ लोगों का मानना है तब हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति का वातावरण बना सकते हैं, जिससे उत्तरोत्तर संघर्ष कम होगा अथवा युद्ध मुक्ति स्थिति बनेगी। जो लोग इस प्रकार के विचार घोषित करते हैं वे या तो युद्ध पीड़ित हैं या मिथ्या तर्क फैलाने वाले। यानी कहा है कि यह बात 2 ही तरीके के लोग कह सकते हैं, या तो वह खुद युद्ध में पीड़ित हो चुके हैं, उन्हें पता है भैया युद्ध बहुत भयानक होता है, मत करो युद्ध, या वह मिथ्या फैला रहे हैं, भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक वैध पूर्व धारणा है? वैध, वैध की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए पढ़िए चारों और सोचिए क्या है, फिर तो मैं बताऊंगा ही आपको। कि क्या कहना चाहता है, इसके दिमाग में क्या बना हुआ है, क्यों इसने ये लाइंस लिखी होंगी लेखक ने, ये आपको सोचना। पूर्व धारणा का मतलब क्या है? जो काम कर रहे हैं हम, उससे पहले हमारी क्या
दिमाग में चीजें भरी हुई हैं, क्या धारणा है, किस वजह से हम ऐसा लिख रहे हैं। ए, हमारे शस्त्र प्रणालियों के निर्माण से हमारे पड़ोसी हमारे विरुद्ध युद्ध के लिए उत्तेजित हुए हैं। क्या ऐसा कहीं कह रहा था कि हमने शस्त्र बना लिए इसीलिए वह हमारे तरफ उत्तेजित हो रहे हैं कि तुमने शस्त्र क्यों बना लिया, अब तो हम तुम्हें दिखाएंगे। चलिए, हम शस्त्र निर्माण पर जितना अधिक व्यय करेंगे हमारे पड़ोसियों के साथ सशस्त्र संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी। हम शस्त्र निर्माण पर जितना अधिक व्यय करेंगे हमारे पड़ोसियों के साथ सशस्त्र संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालियां हैं। चौथा, भारत में अनेक लोगों का विश्वास है कि हम शस्त्र निर्माण में अपने संसाधनों का अपव्यय कर रहे हैं। तो देखिए जरा इसमें क्या लिखा है। लेखक क्या कहता है कि भारत में अनेक लोग हैं जो कहते हैं शस्त्र निर्माण के व्यय को कम कर दो जिससे शांति बने। ठीक है, इससे क्या हो, शांत का वातावरण बने। तो कह रहा है या तो ये युद्ध पीड़ित है या मिथ्या फैला रहे हैं। यानी लेखक के मन में क्या विचार है, लेखक इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ना कहीं रक्षा व्यय को कम करने का। वह उन लोगों को टारगेट कर रहा है कि जो रक्षा व्यय को कम करना चाहते हैं, तो युद्ध पीड़ित है या मिथ्या तर्क फैला रहे हैं। तो लेखक के मन में क्या है, लेखक के मन में यह है कि हमें अपना जो रक्षा व्यय है, जो शस्त्र निर्माण है, उसको अधिक व्यय करो, इससे कम होगी संघर्ष की समस्या, इससे कम नहीं होगी कि हम रक्षा व्यय कम कर दें। क्योंकि जिस दिन हम अपना रक्षा व्यय कम कर देंगे, जिस दिन हमारे पास हथियार नहीं होंगे, कुछ लोग हमारे घर में घुसकर आके बैठ जाएंगे। तो लेखक जो कहना चाहता है वह कह रहा है कि अपने रक्षा व्यय को अधिक करो जिससे पड़ोसियों के साथ सशस्त्र संघर्ष की संभावना कम हो सके। क्योंकि उन लोगों को टारगेट कर रहा है कि भारत में अनेक लोगों का यह विचार है कि ऐसा करो। तो उसने क्यों लिखा होगा, समझ रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पर अनेक लोगों का विश्वास है कि हम शस्त्र निर्माण में अपने संसाधनों का अपव्यय कर रहे हैं। अपव्यय की बात कहीं नहीं है, उसके दिमाग में ये कहीं नहीं है कि वो अपव्यय वाली बात कर रहा है। अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालियों की भी बात कहीं नहीं हो रही है। शस्त्र प्रणालियों के निर्माण से हमारे पड़ोसी हमारे शस्त्र प्रणालियों की भी उतनी बात नहीं हो रही। मेन सबसे वैध सबसे जरूरी अगर देखा जाए तो बी वाला स्टेटमेंट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पढ़िएगा साथ में जिससे आपको भी समझ में आए चीजें कहां से कहां जा रही हैं। विश्व की बाल मृत्यु में लगभग 5वां भाग भारत का है। 5वां भाग कह रहा है, और संख्या के आधार पर देखा जाए या दुनिया में सर्वाधिक बाल मृत्यु है। तो दुनिया में सर्वाधिक अगर देखा जाए तो भारत में है, और वैसे देखा जाए तो 5वां भाग है संख्या के आधार पर। लगभग 16 लाख प्रतिवर्ष। इनमें से आधे से अधिक की जीवन के प्रथम मास में ही मृत्यु हो जाती है। आधे से अधिक तो जीवन के प्रथम मास में ही मर जाते हैं बेचारे। जैसा कि अधिकारियों का विश्वास है, इसका कारण यह है कि स्तनपान और इम्यूनाइजेशन से संबंधित आधारभूत स्वास्थ्य आचरणों के प्रसार के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। कारण क्या बताया जा रहा है, कदम नहीं उठाए गए हैं कुछ कामों में। साथ ही 2.6 करोड़ की विशाल गर्भधारण योग्य जनसंख्या गर्भावस्था तथा प्रसव पश्चात के संकटपूर्ण समय के दौरान देखभाल से वंचित भी बनी रहती है। आप भी देखते हैं हमारे घर, आपके घर में कई समय तक उन्हें खुद काम करना पड़ता है क्योंकि वह अकेले रहती हैं और इतना पैसा नहीं है कि किसी को रख लिया जाए। तो जब तक काम कर सकते हैं तब तक वह काम करते हैं, चाहे खाना बनाना हो, चाहे बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना हो। इसमें बाल विवाहों का प्रचलन, युवतियों में अनीमिया तथा किशोरावस्था की स्वच्छता पर विशेष ध्यान न होना भी शामिल है, जो सभी बाल मृत्यु दरों को प्रभावित करते हैं। तो ये तो आसान आपको लग रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन पूछ रहा है, इन्फ्रेंस मैंने बताया था उस समय पहली वीडियो में। उपयुक्त परिच्छेद से कौन सा निर्णायक अनुमान निकाला जा सकता है? अनुमान बताया जा रहा है, इससे क्या अनुमान आप निकाल सकते हो? कौन सा अनुमान आप निकालेंगे? पढ़िए और आंसर सोचिए। बहुत से भारतीय निरक्षर हैं, इसलिए आधारभूत स्वास्थ्य आचरणों का मूल्य नहीं पहचानते। आप देख रहे हैं मैं कैसे सर्किल कर रहा हूँ, कहाँ सर्किल कर रहा हूँ, कैसे पढ़ के तुरंत सर्किल मेरा अपने आप हो जाता है। ऐसे हैबिचुअल आपको भी बनना है। ठीक है, एक दिन में नहीं आती ये बात। अब निरक्षर मुझे दिखा, मुझे तुरंत दिमाग में आया निरक्षर तो है ही नहीं, और कहीं निरक्षर की बात हुई थी क्या? कहीं उसने बोला निरक्षर हैं? आपको ध्यान से पढ़ना है चीजें।
बी कह रहा है भारत की जनसंख्या अति विशाल है और केवल सरकार ही लोक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन नहीं कर सकती। कहीं बताया है कि केवल सरकार ऐसी सुविधाएं नहीं कर सकती, सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती। ठीक है। मातृ स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने, सबको सुलभ कराने से इस समस्या को प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है। चौथा है गर्भधारण योग्य महिलाओं का पोषण बाल मृत्यु दर को प्रभावित नहीं करता। उसने क्या बोला यहाँ पे? यही तो बोला, समय के दौरान देखभाल से भी वंचित हो बनी रहती है। तो अगर देखभाल नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पोषण भी वहां पे उत्तरदायी है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, गर्भधारण योग्य महिलाओं का पोषण बाल मृत्यु दर को प्रभावित नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट अनुमान अगर आपको निकालना हो तो इस पैराग्राफ को पढ़ के क्या निकालोगे? क्या अनुमान निकलता है इस पैराग्राफ को पढ़ के? इस पैराग्राफ को पढ़ के यही अनुमान निकलता है कि मातृ स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने और सबको सुलभ कराने से इस समस्या को प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है, क्योंकि वह मेन रूप से स्वास्थ्य की ही बात कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, एनीमिया की कमी है, स्वच्छता नहीं है, बाल विवाह हो रहा है, देखभाल नहीं हो पा रही है, आधारभूत स्वास्थ्य आचरणों के प्रसार के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। तो मेन वो क्या बात कर रहा है? आधारभूत स्वास्थ्य की बात। कि अधिकारियों का विश्वास है कि कारण यह है कि स्तनपान और इम्यूनाइजेशन से संबंधित आधारभूत स्वास्थ्य आचरणों के प्रसार के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। मेन बात वो स्वास्थ्य की कर रहा है, ना वह निरक्षर की मेन बात कर रहा है, ना केवल सरकार ही कदम उठाए ऐसा कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही उसने बोला देखभाल भी नहीं हो पा रही है, तो देखभाल तो घर वालों को भी करनी चाहिए, केवल भी नहीं हो सकता। और महिलाओं का पोषण बाल मृत्यु दर को प्रभावित नहीं करता है, ऐसा भी नहीं है। पोषण प्रभावित करेगा तभी तो वह स्वास्थ्य की बात कर रहा है, इम्यूनाइजेशन की बात कर रहा है। तो सबसे सटीक आपको क्या लग रहा है? तो सी वाला सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ आसान होना चाहिए। खाद्य पदार्थ उनको खाने वाले मनुष्यों की अपेक्षा अधिक यात्रा करते हैं। वाह, खाद्य पदार्थ उसको खाने वाले मनुष्यों की अपेक्षा अधिक यात्रा करते हैं। किराना भंडार और सुपर बाजार प्रिजर्व्ड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से भरे पड़े हैं। देखो ना, पैकेट्स लटक रहे होते हैं। तथापि प्राय उससे पर्यावरणीय खतरे भी बढ़ते हैं, जैसे लंबी दूरी तक खाद्य पदार्थों के परिवहन से होने वाला प्रदूषण तथा प्रसंस्करण एवं परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थ का व्यर्थ जाना। दो बातें कर रहा है। वर्षा, प्रचुर वनों का विनाश, पोषक अंश में कमी, परिरक्षण और पैकेजिंग की बढ़ी हुई मांग, खाद्य असुरक्षा भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये उत्पाद उन क्षेत्रों से आते हैं जो अपनी जनसंख्या को उपयुक्त खाद्य पदार्थ नहीं खिला पाते। कहानी क्या कह रहा है? कहानी इतना कह रहा है कि मेरे गांव में मान लो काजू पैदा हो रहा है बहुत, ठीक है, अब मेरे यहाँ से काजू यहाँ जाएगा तो वह 4 गुने दाम पर बिकेगा। तो यहाँ काजू हुआ, तुरंत शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ जाएगा तो 5 गुना दाम पे बिकेगा, यहाँ जाएगा 8 गुना दाम पे बिकेगा। सब काजू इधर उधर चला गया और यहाँ पर बचा कुछ नहीं। जहां होता है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं एथिक्स भी आपको कॉपी करा रहा हूँ टॉपर्स की, वहां भी मैं अपने दिमाग का एग्जाम्पल बताता रहता हूँ। तुरंत दिमाग में क्वेश्चन आया और आंसर भी आया, और एक घटना मुझे याद आई कि मैं गांव में रहता था, मेरे घर के पास में एक परिवार था गरीब, उसके यहाँ था गौ पालन। 2 गायें थी, बढ़िया दूध होता था। वहां के बच्चे उन घर के जो थे खूब काम करते थे, लेकिन वह इतने गरीब थे कि उस दूध को दूसरे घरों में बेच देते थे। क्यों नहीं बेचेंगे? तो रुपया नहीं मिलेगा, और रुपया नहीं मिलेगा तो खाना खर्चा कैसे चलेगा? अब मान लो इनके यहाँ 5 लीटर दूध होता था, लेकिन बच्चों को नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि बेटा अगर बेचेंगे तो रुपया आएगा, उससे खाना बन जाएगा। तो कई बार अगर घर में दूध होता है फिर भी बच्चों को नहीं मिल पाता। सेम बात यहाँ पर वह कह रहा है कि ये उत्पाद उन क्षेत्रों से आते हैं जो अपनी जनसंख्या को उपयुक्त खाद्य पदार्थ नहीं खिला पाते, अपनी जनसंख्या को खाद्य पदार्थ नहीं खिला पाते और वहां से प्रोसेस होकर पैकेज होकर दूसरी जगह बिकने आ जाते हैं। चलिए, कौन सा कथन सही है कि गलत? सर्किल में बना रहा हूं, आप भी बनाइएगा। पहला,
क्षेत्रीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का उपभोग करना और लंबी यात्रा से लाए गए खाद्य पदार्थों पर निर्भर न होना पर्यावरण अनुकूली व्यवहार का एक हिस्सा है। तो यही तो वह कह रहा था, क्या कह रहा था कि जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ इधर से उधर जा रहे हैं, पर्यावरणीय खतरे भी बढ़ते हैं। लंबी दूरी तक पदार्थों के परिवहन से प्रदूषण होता है, ठीक है। प्रसंस्करण, परिवहन, खाद्य पदार्थों को व्यर्थ जाना, वनों का विनाश, सब लिखा तो है, तो ये तो सिंपल सही हो रहा है। दूसरा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ डालता है। तो यही तो यहाँ पर इसने बताया, वनों का विनाश ये प्राकृतिक नहीं है क्या? वनों का विनाश प्राकृतिक ही तो है, तो ये भी सही है। तो आंसर होगा 1 और 2 तो इजी क्वेश्चन था। अगर मैं को बोलूं कि आज हमने जो भी किया उसमें एक क्वेश्चन था जो बहुत टफ था और एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का था, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। और मैंने पहले ही बोला 25 में अगर आप 15 भी कर लेते हो तो कौन सा घाटा हो रहा है, 25 में नहीं 27 में, क्योंकि 27 आएगा, 27 में अगर आप 15 यहाँ से कर रहे हो, 10 रीजनिंग से कर रहे हो और 5-7 आप मैथ से कर लिए, हो गया। लेकिन उसको एक्यूरेशन आपकी तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।